न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आज होगा निर्मल कपूर का अंतिम संस्कार। अनिल कपूर के घर पहुंचे अनुपम खेर। यूपी में आयुष्मान मरीजों की होगी गोपनीय जांच, मनमानी मिली तो निरस्त होगा लाइसेंस। जिलेवार निरीक्षण करेगी टीमें। जाति जनगणना से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो, तेजस्वी ने पीएम मोदी को लिख कर खरा। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बोनी कपूर अपनी मां निर्मल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भाई अनिल कपूर के घर पहुंचे। निर्मल कपूर के निधन के बाद कपूर परिवार ने एक भावुक बयान जारी किया। बोनी कपूर और उनके बच्चों अभिनेता अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक बयान साझा किया। बयान में लिखा, 2 मई 2025 को निर्मल कपूर ने अपने प्रिय परिवार के बीच शांति से अंतिम सांस ली। उन्होंने पूर्ण और आनंदमय जीवन जिया। वह अपने 4 बच्चों, बहुओं, दामाद, 11 पोते पोतियों, 4 परपोतियों, पोतियों और अनमोल यादों को छोड़ गई है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का शुक्रवार यानी कि 2 मई 2025 शाम को मुंबई के एक निजी अस्पताल में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वो 90 वर्ष की थी। निर्मल कपूर का शुक्रवार शाम करीब 5:20 कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ। उन्हें कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह पवन हंस श्मशान घाट पर किया जाएगा। चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। यूपी के निजी अस्पताल में अब आयुष्मान मरीजों के नाम पर मनमानी बिलिंग नहीं कर पाएगी। इसके लिए गोपनीय जांच टीमें गठित की गई है। ये टीमें जिलेवार औचक निरीक्षण करेगी। खासतौर के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती मरीजों की स्थिति देखेगी। सामान्य मरीज को आईसीयू में भर्ती करने और मनमाने तरीके से दवा देने के प्रमाण मिले तो संबंधित अस्पताल की संबद्धता समाप्त की जाएगी। साथ ही उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और इसी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के करीब 8 करोड़ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के 15 लाख लाभार्थी है। इन योजना से जुड़े 2,949 सरकारी और 2,885 निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के तहत लाभार्थियों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी दी जाती है। मरीजों के उपचार के बाद संबंधित अस्पताल खर्च का भुगतान करने के लिए स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस को बिल भेजते हैं। पिछले दिनों जांच के दौरान कई अस्पतालों द्वारा बिलों में गड़बड़ी सामने आई। पाया गया कि जिस मरीज को आईसीयू में भर्ती ही नहीं किया गया उसके बिल में आईसीयू का खर्च भी जोड़ा दिया गया है। इसी तरह जिन मरीजों को आईसीयू की जरूरत ही नहीं थी उन्हें भी आईसीयू में रखा गया। कुछ मरीजों को अलग अलग नाम की कई मल्टीविटामिन सहित अन्य दवाओं को भी देने की रिपोर्ट भेजी गई है, जबकि संबंधित मरीज को उन दवाओं की जरूरत ही नहीं थी। इन सभी प्रकरणों को देखते हुए अब साचीज की ओर से औचक निरीक्षण की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए मंडलवार टीमें गठित की गई। इनको घंटे भर पहले अस्पताल का नाम और वहां भर्ती मरीज के नाम दिए जाएंगे। ये टीम मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति की जांच करेगी। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पीएम मोदी सरकार ने जब से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है तब से बिहार की सियासत काफी गर्म है। अब तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना को लेकर एक पत्र लिखा। इसमें तेजस्वी ने सरकार की घोषणा पर संदेह जताया और आरक्षण नीतियों की समीक्षा और परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की मांग की। तेजस्वी यादव ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विधायिका और संसद में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के जाति सर्वेक्षण को पहले विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज किया गया था, लेकिन अब जाति जनगणना की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की। तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई जातीय जनगणना पर खुद का क्रेडिट लेते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 63% बताई गई है।
जिससे कई मिथक टूटे। उन्होंने कहा कि इस तरह के परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कहा कि सिर्फ जाति जनगणना कराने से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, इसके लिए आरक्षण नीतियों की समीक्षा और परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी जरूरी है। उन्होंने ओबीसी और ईबीसी के लिए विधायिका और संसद में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। दर्शकों, अब वक्त डालते हैं हमारी अगली खबर पर। मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारियां जारी है। इस बीच मेरठ से किसान रवाना हो चुके। किसानों में से एक ने कहा कि हम धरती लाल कर देंगे। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारियां जारी है। एक और जहां भारतीय किसान यूनियन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। इस बीच मेरठ के किसानों का काफिला मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गया। किसानों ने ऐलान किया है कि धरती लाल कर देंगे। अगर टिकट ने जान देने का आदेश दिया तो जान दे देंगे, और जान लेने का आदेश हुआ तो जान ले लेंगे। किसानों ने कहा कि पगड़ी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, जान ले भी लेंगे और दे भी देंगे। इस बार लड़ाई आर पार की होगी, नतीजा कुछ भी हो हटेंगे नहीं। दावा किया कि सरकार की साजिश है, किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है और हम सरकार से टकराने को तैयार है। सरकार इतनी मजबूत है तो पाकिस्तान पर हमला करे, हम चंदा करके भी देने को तैयार है। बता दें, मेरठ सहित पश्चिम के कई जिलों से किसान मुजफ्फरनगर कूच कर रहे हैं। दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में भाकियों की इमरजेंसी महापंचायत की बीच सिटी के जीआईसी मैदान में भी भारी भीड़ जुटने की आशंका है। चप्पी चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चार धाम यात्रा समेत प्रदेश में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा में लापरवाही पर चेतावनी देते हुए किराएदारों, रेहड़ी पटरी वालों के सत्यापन, अवैध ढंग से प्रमाण पत्र बनाने और भूमि पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों से इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट 3 दिन में मांगी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को अपने शासकीय आवास में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन को पीड़िता व उसके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत जय जयकार हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, यह बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। हर दिन एक नेता आए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। जब से आतंकी हमला हुआ है, हर दिन सैफुद्दीन सोज कहते हैं हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए। सिद्धारमैया का रोना धोना शुरू हो गया है। पात्रा ने कहा, अगर स्ट्रैटेजी बताई जाए तो सारे पीडब्ल्यूसी वाले वहां बताने पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत जय जयकार हो रही है। जाति जनगणना पर जो रावलपिंडी अलायंस वाले पूछ रहे, जितने भी सेंसस हुए आपके कालखंड में हुए, एक भी सेंसस में अपने जाति जनगणना नहीं की। सारे सेंसस आपने करवाए, क्यों नहीं की जाति जनगणना? जाति जनगणना क्रेडिट नहीं डेबिट का विषय है। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। सूरत में बीते दिनों एक विचित्र मामले देखने को मिला है। यहाँ एक 23 वर्षीय शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि वह 13 साल के अपने छात्र के बच्चे की मां बनने वाली है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा है, चलिए वो बताते हैं। सूरत में बीते दिनों एक अजीब मामला देखने सामने आया है। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल सूरत शहर में एक 23 वर्षीय ट्यूशन टीचर और उसके 13 साल के नाबालिग छात्र के बीच कथित तौर पर अवैध संबंधों का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी है। इस मामले में सूरत के डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने कहा, शुरू में हमने अपहरण का मामला दर्ज किया था। जब हमें पीड़ित मिला तो पता चला कि उसे ले जाने वाली उसकी शिक्षिका ही थी। पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 25 अप्रैल को हुई। हमने इस मामले में पॉस्को की धाराएं जोड़कर कोर्ट में पेश कर दिया। मेडिकल जांच के बाद हमने पाया कि आरोपी ने पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी शिक्षिका ने पुलिस पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह
5 महीने से गर्भवती है और ये बच्चा उसी 13 साल के छात्र का है। उसने ये भी बताया कि वह छात्र के साथ भागकर किसी दूसरे शहर में बस जाना चाहती थी। हालांकि अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र ने पुलिस को बताया कि उसने शिक्षिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्र की मेडिकल जांच भी कराई, जिसमें पता चला कि वह शारीरिक रूप से पिता बनने में सक्षम है। हालांकि पुख्ता सबूत के लिए अब भी डीएनए टेस्ट कराया जाना बाकी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच